महिला हिंसा पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का खुलासा। तीन में से एक महिला दुनिया भर में शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार। पंद्रह से 49 साल की 31% महिलाएं हिंसा का सामना करने को मजबूर। WHO ने महिलाओं पर की गई सबसे बड़ी स्टडी होने का दावा किया। WHO ने 2000 से 2018 तक के डेटा का अध्ययन किया। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की दर लॉकडाउन में दोगुनी से ज्यादा हुई। महिला हिंसा पर लगाम कब? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। WHO का महिलाओं को लेकर ये जो अध्ययन आपने अभी सुना, ये चौंकाने वाला भी है और निराश करने वाला भी। हम इस बात पर बहुत इत्मीनान महसूस करते हैं कि महिलाओं को लेकर समाज की सोच बदल रही है, उन्हें उनका जायज़ हक मिल रहा है और आधी आबादी के हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दूसरे दिन आई WHO की ये रिपोर्ट झकझोरने वाली है, जो ये कहती है कि दुनिया की हर तीसरी औरत घरेलू या यौन हिंसा का शिकार हुई है। ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अपनों से सताए जाने का प्रतिशत बहुत बड़ा है। यानी घर से बाहर के खतरे तो अपनी जगह, घर की देहरी के अंदर भी नारी शक्ति की दुर्बलता का फायदा उठाया जाता रहा है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कहा जाता है कि महिलाओं के अवचेतन में शुरू से ही इस दुर्बलता को बिठा दिया जाता है कि वो खुलकर अपनी किसी भी तरह की पीड़ा किसी को भी बताने में हिचकती है। घर वालों से संस्कारों के नाम पर दूरी और कानून के पास जाने में बदनामी का डर। ऐसे में लाजमी है कि इस बात पर बहस हो, खुलकर बहस हो और इन सवालों पर बात की जानी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के दांवों में कितना दम है। बात केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद भी और खुलेपन और आजादी के बाद भी क्यों नहीं बदले हालात? और केवल कानून से बदलाव आएगा या समाज भी जिम्मेदारी लेगा? हमारे साथ एडवोकेट शालिनी शेरोन हैं और हेमलता शर्मा हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजनीतिक मेहमानों के हमारे साथ जुड़ने की संभावना है। हमने आमंत्रित किए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से प्रतिनिधि। हेमलता जी, आपके पास आता हूँ। महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है, ये हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। हमारे से पहले की जो पीढ़ियाँ थी वो भी अपने बचपन से ही सुनती आई हुई होंगी और चली गई इस दुनिया से। लेकिन इतनी चिंताजनक है 2021 में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हर तीसरी महिला, दुनिया की हर तीसरी महिला यौन हिंसा से पीड़ित रही है। तो इसमें केवल हम नहीं शामिल हैं, जिनको हमसे आगे के देश ये कहते हैं कि ये तो कबीलाई संस्कृति में जीने वाले देश हैं, इसमें वो भी शामिल हैं। कैसे देखा जाए इसको? जेपी जी, इट्स वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट इशू और मैं ये कहूंगी कि इट शुड बी डिस्कस्ड इन ईच एंड एवरी फैमिली। ये हर परिवार में इस विषय पर डिस्कस किया जाना चाहिए। और महिलाओं का एक हमारे समाज में, देश में, मान लीजिए आप, ये जो परसेप्शन है कि महिला अगर उसके साथ में कोई गलत हो जाता है, न्याय हो जाता है, तो वो दबे, वो अपनी बात को नहीं रखें, क्योंकि हो सकता है बदनामी हो। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम नारी शक्ति को ये कहना चाहूंगी कि गलत का विरोध करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत का विरोध नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं। आप गलत का विरोध करिए। ध्यान रखिए, बदनामी आपकी नहीं है, बदनामी उसकी है जिसे गलत किया है। अतः खुल के बोलिए, अपने बच्चों को इस विषय में खुल के शिक्षा दीजिएगा और अगर गलत करे तो उसको सहे नहीं। और ये वास्तव में सच्चाई है। शुरुआत में अपने परिवार से ही हमें करनी पड़ेगी और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि गलत करने वाले 90% अपने होते हैं, वो अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार। अतः अंधा विश्वास किसी पे ना करें। और मैं तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एक बात और कहूंगी कि शुरुआत होती है बचपन से, बाल अवस्था में। आप अपने बच्चों को ये ना सिखाएं
कि हर बड़ों की बात माने, ध्यान रखिएगा कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं बूढ़ा होता है। अगर बच्चा ये कह रहा है कि वो गलत इरादे से आपको छू रहा है, बैक टच कर रहा है आपको, या कुछ उसके इशारा दे रहा है, तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए और सेक्सुअल एजुकेशन सिलेबस के अंदर अनिवार्यता से शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा जो आंकड़ा ही दिल दहलाने वाला आंकड़ा है, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है, शोषित है, तो इसमें लगाम लगनी चाहिए और कानून की लचर व्यवस्था, इस पे सुधार आना चाहिए। खौफ नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि जब अरब कंट्रीज में इस प्रकार के कोई अपराध होते हैं तो सीधा सर कलम, और यहाँ पर ऐसा होता है तो अपराधी को जमानत मिल जाती है। लेकिन हेमलता जी देखिए, अरब कंट्रीज में इतने कड़े कानून होने के बावजूद वहां भी यही प्रतिशत है, वहां भी कमी नहीं है। तो हम सिर्फ जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी लचर है। तो मुझे लगता है कि आपने एक बात महत्वपूर्ण बात कही जिस पर बात की जानी चाहिए, खुले मन से बात की जानी चाहिए। आपने कहा कि शिकायत करनी चाहिए, अपनी बात रखिए, अपनी पीड़ा को सार्वजनिक करने से डरिए मत, क्योंकि बदनामी आपकी नहीं है, बदनामी उसकी है जिसने ऐसा किया है। एक मिनट, शालिनी शरण मैडम, आप एडवोकेट हैं और आपके पास इस तरह कैसे जाते होंगे, क्या हम इस मानसिकता तक पहुंच गए हैं कि हम ये इत्मीनान कर लें कि बदनामी उसकी है जिसने गलत किया है? क्या ऐसी स्थिति है अभी ज़मीनी धरातल पर? क्या ऐसी स्थिति है कि ये परसेप्शन बन गया हो कि बदनामी तो उसकी होगी जिसने गलत किया है? क्या आज भी ऐसा नहीं है कि वो जो अवचेतन में जमा बैठा है विचार कि बदनामी होगी, किसी से कहेंगे, क्या पता लोग क्या समझेंगे, हम तो ठीक है चलो अपनी जगह सही हैं, लेकिन लोग तुमको गलत ही समझेंगे ना? शालिनी शरण, देखिए अभी हमारी ज़्यादातर आबादी गांव में है और केवल शहर की आबादी के विचार के हिसाब से हम अगर कहें कि भाई बदनामी उसकी होगी जिसने ये काम करा है, पर ये बात सत्य है कि हमारे समाज के परिवेश में जब हम पूरे समाज की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं और गांव ढानिया या आदिवासी इलाके की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी इस टाइप की जो हिंसा होती है और अगर कभी खुदा ना खास्ता रिपोर्टिंग भी होती है तो इसमें जैसे कि मेरी बहन कह रही थी कि भाई तुरंत कार्रवाई अगर इसमें प्रोएक्टिव तरीके से और सेंसिटाइज तरीके से होती है तो सर्टेनली एक समाज को एक मैसेज जाता है कि भाई ये एक ऐसा इशू है जिसमें इन्वेस्टिगेशन लेवल पर या अगर स्पीड से कोई काम करना है, किसी को अरेस्ट करना है, तो उसमें कोई भी ढिलाई बर्दाश्त किसी भी लेवल पर नहीं करी जाएगी। और आप जैसे मेरे से अभी आपका नेक्स्ट प्रश्न जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो एक बार अगर आप दोबारा नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, पहली बात तो इसी को एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने शुरू में सवाल किया था कि केवल सिस्टम या समाज की भी जिम्मेदारी, तो जब तक हम उस मानसिकता तक नहीं लेके जाएंगे जो हेमलता शर्मा जी ने कहा कि हम ये माने कि जिस आदमी ने गलत किया है वो जिम्मेदार है, जिसके साथ गलत हुआ है वो किसी भी सूरत में किसी भी हद तक जिम्मेदार नहीं है, उसने अपनी सहमति से नहीं किया ऐसा, वो उसके वश में नहीं था, तो उसकी उसको बदनामी नहीं झेलनी पड़े, इस स्थिति तक हम जाएं। दूसरी बात, जो कानून की कड़ाई की है, कानून तो इतने कड़े हो गए कि मुझे लगता है अब और कड़े होने की इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है। बात है स्पीडी ट्रायल्स की, उनकी कितनी संभावना लगती है आपको? क्या ये नहीं लगता कि स्पीडी ट्रायल्स नहीं होने की वजह से और मामलों के लंबे खिंचते जाने की वजह से कानून का खौफ बहुत ज़्यादा नहीं है? जी, आप डेफिनेटली कह रहे हैं, अगर लंबे ट्रायल्स ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस में या सेंसिटिव ऑफेंसेस जो वुमेन के बॉडी के अगेंस्ट होते हैं और जेंडर बेस्ड होते हैं, ऐसे में अगर ट्रायल लंबी खिंचती है तो जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसका विश्वास एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो हमें इसमें सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में जो भी विक्टिम है या जो भी सर्वाइवर है जो वायलेंस की है, उसको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसने क्या कपड़े पहने, किस वक्त वो घर से बाहर निकली, किन सर्कमस्टांसेस में थी। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो पहले एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि ऐसे सर्वाइवर्स को आपको टोटल ट्रस्ट करके और इन्वेस्टिगेशन में भी एक सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, ताकि हर थाने में एक महिला रखी जाए जिसमें वो अपनी बात कह सके खुल के। ठीक बात है। मोरल पुलिसिंग का बीच में जहां हवाला दे दिया जाता है उस पर भी बात किए जाने की ज़रूरत है। हमारे साथ शील धाबाई, जयपुर की पूर्व मेयर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और रानी झा हैं कांग्रेस से, ये भी जुड़ गई हैं। आपके पास में आता हूँ, उससे पहले हेमलता शर्मा बहुत संक्षेप में एक बात बताइएगा। एक ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, जब भी बात आती है इस तरह के मामलों की, यौन हिंसा की, यौन शोषण की, यौन अपराधों की, तब कपड़ों की भी बात आती है, रहने सहने के तरीके की भी बात आती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी स्टडी में यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट्स के मामले कम सामने आए हैं। हेमलता शर्मा, सर मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ और प्रैक्टिकल में देख भी रही हूँ, मेरे बच्चों को भी देखती हूँ, समाज में अन्य महिलाओं को भी देखती हूँ कि इसका जड़ अगर अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रूट कोज, तो एक तो ये मोबाइल,
एक सोशल मीडिया, एक बॉलीवुड, जिस प्रकार की अश्लीलताएं परोसी जाती है, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से टीवी पर्दे पे अश्लीलताएं परोसी जाती है, हीरोइंस ले लीजिए, आप इस प्रकार के कार्य करने वाले ले लीजिए, वो खुद बाउंसर्स के साथ घूम रहे हैं, वो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूम रहे हैं। यही सारे, एक मिनट हेमलता जी, यही सारे जो शिकार, यही सारे विरोधाभास बहुत मतलब ये समझना मुश्किल कर देते हैं कि आखिर ये सब है क्या। आपने कहा पोर्न हमारे यहाँ तो फिर भी प्रतिबंधित है जी। जहां पर पोर्न खुला हुआ है वहां पर प्रतिशत कम है अपराधों का। कानून के कड़ेपन की बात करते हैं, निर्भया के अपराधियों को फांसी लगती है जिस साल जिस दिन, उसी दिन देश में कितने सारे यौन अपराध रिपोर्ट होते हैं। खैर, मैं रानी झा और शीलदा भाई आपके पास आता हूँ। रानी झा, आप आ गए स्टूडियो में, स्वागत है आपका। इस तरह के मामलों में, और इस तरह के मामलों को छोड़िए, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं हम। राजनीतिक जो दल हैं, सरकारें हैं, वो कितनी भूमिका निभा पाई हैं? एक महिला होने के नाते एक राजनीतिक पार्टी के आप प्रवक्ता भी हैं, बोलिए। जी, जहाँ तक सरकार की बात है, आप देखिए समय समय पे सरकार ने जैसे अभी महिला उत्पीड़न कानून अधिनियम 2013 बनाया और उसका उसकी जो पालना है वो भी हो रही है। सरकार जो है समय समय पर महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कानून लाती है और उसका सख्ती से पालन भी करवाती है। तो महिलाओं के लिए जहाँ तक है सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। बात जहाँ तक है, हेमलता शर्मा जी ने जो बताया कि समाज में जब तक हम एजुकेशन, जो महिलाओं की स्थिति की बात करें, महिला उत्पीड़न की, जब तक अपने समाज में अपने घर से अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, लड़कों को जब तक ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा अपने घर में जितनी इज्जत हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी की करते हैं, उतना ही आप अपने जब सोसाइटी में जाते हो तो आप सामने वाली महिला की भी, बच्ची की भी उतनी इज्जत करो। अगर अभी वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो रात में अगर हमारी बच्ची अगर कहीं जॉब करने गई या कहीं किसी काम से गई, अगर थोड़ा भी लेट हो जाती है तो वो डरती है किसी से मदद लेने में। अगर सामने वाला लड़का अगर सही भी हो तो उसे घबराहट होती है कि पता नहीं क्या, मैं अगर मदद मांग लूं तो कहीं मेरे साथ कोई घटना नहीं कारित हो जाए। तो ये चीजें हैं, हमें घर से सिखाना होगा, हमें घर से शुरू करना होगा, तभी बदलाव संभव है समाज में। रानी झा मैडम, मैंने बहुत जगह पर पढ़ा कि महिला क्या चाहती है, अगर उसको अगर रेट किया जाए उसकी चाहतों को, तो सबसे ऊपर ही आता है कि वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। जी बिल्कुल। किसी भी महिला की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये होती है, जैसा मैंने पढ़ा है, कि वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। ये बात अगर घर परिवार में लागू होती है तो ये देश प्रदेश में और सिस्टम में भी लागू होती है, सरकारी सिस्टम में भी, जिसके लिए आरक्षण के प्रावधान की बात उठती है बार बार। और मेरा सवाल ये है कि ये केवल एक सेरेमोनियल एक्सरसाइज बनके क्यों रह गया पार्टियों के बीच में? आपकी पार्टी में मैं ऐसे उदाहरण आप चाहें तो विस्तार से दूं, नहीं तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि बहुत बार इस बात को उठाया तो गया, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद अंजाम तक नहीं ले जाया जा सका। रानी झा, ऐसा नहीं है कि पार्टी में मुद्दों को सिर्फ उठाया गया। पार्टी में शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है, पूरी जो है भागीदारी रही है कांग्रेस में। शुरू से अगर लेने चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ले लें, उनके साथ उनकी पत्नी हमेशा रही हैं, और अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखें तो पार्टी में जितनी ज़्यादा महिलाएं कांग्रेस पार्टी में हैं, किसी और पार्टी में अभी जैसे पार्षद के चुनाव लें, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव लें, जितने टिकट महिलाओं को दिए गए हैं दूसरे पार्टी के कंपैरिजन में, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कभी महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया। नहीं, ऐसा ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है। हाँ बोलिए। अभी भी हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि हम 33% आरक्षण, जब हम आधी आबादी लेके बैठे हैं कि 50% भागीदारिता इस देश में महिलाओं की है, तो 50% की लड़ाई को तो मुकम्मल होने दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आप 50 तक ले जाइए इसको। हम तो अपने 50 ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है उसी के ऊपर इतनी लंबी लड़ाई चल रही है। रानी झा मैडम, ये संविधान की कमी है। 2018 में सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा पीएम को इस संदर्भ में कि महिला आरक्षण जो विधेयक है उसको पास करवाइए, आपके पास बहुमत है। राहुल गांधी जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कहा कि मैं कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को लिखूंगा कि वो इस आशय का संकल्प दोहराएं, अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास कराएं और केंद्र को भेजें, लेकिन वो मामला आज तक कहां है? आप लोकसभा में इसको पारित करवा सकते थे, राज्यसभा में पारित करवाने के बाद आप इसको लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। रानी झा मैडम, वर्तमान में देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के पास है। अगर जैसे कृषि कानून पास किए गए और भी कई कानून हैं, यही बिल क्यों रोक के रखा गया? बात का मतलब यह है कि हमने तो नहीं करवाया, लेकिन आप तो करवाइए। बिल्कुल, अभी तो अगर 10 साल से अभी आपने बहुत सार्वजनिक से कम इस बात को कहा। शीलदा भाई मैडम, आप सुन रही होंगी हमको, ये सवाल अगर इनके ऊपर बनता है कि आप क्यों नहीं लोकसभा में लेकर गए जब आपने राज्यसभा में पारित करवा दिया था, तो सवाल आप पर भी उठता है
कि उस वक्त अगर आपने आगे आकर के इनका साथ दे दिया होता तो इनको परवाह नहीं करनी पड़ती कि जनता दल यूनाइटेड विरोध कर रहा है, कि राजद विरोध कर रहा है या समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। केवल आपके और इनके सहयोग से ये बिल पास हो सकता था। तो या तो ऐसा वास्तव में हम करना नहीं चाहते, हम सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, महिलाएं वैसे ही अपने बलबूते आगे आएँ, जैसे आप आई और जयपुर की प्रथम मेयर बन गई महिला। शील दाबाई जी। देखिए जेपी जी, जो ये कह रही है मुझे सुनकर हंसी आ रही है। जो सुषमा स्वराज जी ने जब बिल पेश किया तो इनके जो एमपीज थे उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती रही कि आप लाइए तो हमारा साथ दीजिए। अब भी यही बार बार बात की जा रही है कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए, हमारे एजेंडा में है ये आने के लिए। लेकिन जो ये विरोधी दल हैं, जिस सारे एकजुट होकर जिस तरह से इनका व्यवहार है, ये चाहते ही नहीं है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो। अच्छा शील दाबाई जी, मुझे तो एक बात बताइए, आप क्या आप एक महिला के तौर पर सवाल कर रहा हूं आपसे भी और रानी झा से भी करूंगा, क्या आप लोगों को यह लगता है कि राजनीतिक आरक्षण ही एकमात्र तरीका है जिससे महिलाएं राजनीति में आगे आ सकती हैं या अपना स्थान बना सकती हैं, वो अपने बलबूते पर ऐसा नहीं कर सकती हैं? देखिए जेपी जी, महिलाएं वैसे अपने आप में पूर्ण संपूर्ण है, वो स्वतंत्र रूप से अपने दम पर जीत कर भी आ सकती हैं। लेकिन जो एक मानसिकता है, सभी दलों की जो ये मानसिकता है कि इसमें धन बल बाहुबल चाहिए, जो महिलाएं नहीं कर सकती, येन केन प्रिकेन सब तरह के जो साधन अपनाए जाते हैं वो सब महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ये इनकी एक जो कहना चाहिए एक विकृत मानसिकता जब तक इनके मन में घर करी हुई है, ये मानसिकता दूर नहीं होगी तब तक मैं सोचती हूँ कि एक आरक्षण की आवश्यकता है। आप देखिए 33% आरक्षण जो पंचायतों में निकायों में दिया है, उन्होंने बिल्कुल अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई है। और अगर इनको मौका मिले तो मैं समझती हूँ कि वो सब कुछ कर सकती है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को ले लीजिए या और भी जितनी भी मुख्यमंत्री हैं उन सब की बात कर लीजिए, सब में क्षमता है, क्षमता की कोई कमी नहीं है। सिर्फ जी बिल्कुल सिर्फ सवाल ये है कि ये लोगों में विश्वास होना चाहिए महिलाओं को। इन्होंने उदाहरण दिया, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती किसी पुरुष से कम बेहतर राजनीति करती हैं? क्या जयललिता उन्हीं में से एक उदाहरण नहीं है? क्या ममता बनर्जी उसमें से एक उदाहरण नहीं है? ऐसे कई उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि आरक्षण ही चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, अगर सिर्फ आरक्षण के भरोसे होते तो कहते शीला जी ने एक बात कही अभी कि विरोधी पार्टियां विरोध कर रही है, इस वजह से आरक्षण बिल पास नहीं हो रहा। देखा जाए तो अभी वर्तमान में जितने भी काले कानून सरकार ने पास किया उसमें किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं था, पर फिर भी इन्होंने अपने स्तर पे पास किया है। इसी तरह से वर्तमान में भी विरोध हो रहा है, तो इस महिला बिल को क्यों नहीं अपने स्तर पे ये लोग पास कर रहे हैं? हेमलता शर्मा कुछ करिए, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। बोलिए सर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं में काबिलियत है और ये प्रूवन हो चुका है कि हर महिला, चाहे वो सेंसिटिव के मामले में ले लीजिएगा, पुरुषों से ज्यादा अच्छा वो अपना प्रदर्शन कर सकती है, वो आउटपुट दे सकती है। लेकिन ये वाकई जो मैडम ने कहा, शील दाबाई जी ने, कि विकृत मानसिकता है ये हमारे समाज की, हमारी पार्टियों की, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि महिलाएं अगर आ रही है तो महिलाओं को पीछे धकेल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, आगे नहीं आएगी, जब तक इस प्रकार के अपराध नहीं रुकेंगे। ये प्रैक्टिकल बात है और उसको सशक्त करने के लिए समाज को उसको आगे लाना पड़ेगा। आपने कल मुझे कहा था कि बेटियां अव्वल आती है, लेकिन वो कहां चली जाती है? क्योंकि एक परसेप्शन है कि शादी कर दो, उसके बाद में उसके घर परिवार, उसका पति, उसका सास ससुर, यहां तक उसकी जिंदगी सिमट के रह जाती है। जिस दिन देश की महिलाएं आगे आएगी, जिस दिन वो अपना परचम लहराएगी, अपनी कामयाबी का परचम लहराएगी, आप देखिए ना, खुद ब खुद इस प्रकार के अपराध होने कम हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसको अपनी वॉइस कैसे रेज करनी है। शालिनी शरण मैडम जी, कानूनों को कड़े किए जाने की बात की जाती है, स्पीडी ट्रायल की बात की हमने की, कानूनों के दुरुपयोग का भी एक पहलू है जिसकी वजह से शायद वो महिलाएं जिनकी शिकायत जेन्युइन होती हैं उनकी शिकायतों पर भी एक सवालिया निशान होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 24 घंटे में मुझे लगता है कल 2 मामले ऐसे सामने आए जिसमें एक बहुत मशहूर परिवार की महिला को गिरफ्तार किया गया, एक 4-5 साल से शायद फरार थी महिला, उसको गिरफ्तार किया गया। अभी 4 दिन पहले का एक मामला है जिसमें एक पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया था, उसमें इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी बयान बदल लिए गए हैं। तो ये भी क्या महिला जगत को, आधी आबादी को खुद को इंश्योर नहीं कर लेना पड़ेगा कि कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो, और अगर कोई करता है तो कम से कम जो आवाज़ उठाने वाला है उसकी आवाज़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ भी कुछ करे आधी आबादी।
शालिनी जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ पर देखिए फॉल्स कंप्लेंट्स से हम नकारा नहीं कर सकते इस फैक्ट को, पर जहाँ पे फॉल्स कंप्लेंट्स हैं उसके लिए भी आईपीसी में बाकायदा लिखा हुआ है दैट इट इज़ एन ऑफेंस टू फाइल अ फॉल्स कंप्लेंट। और इसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगता है कि बयान बदले जा रहे हैं तो वो चाहे तो वह स्वयं भी एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं ऐसे फॉल्स, ताकि ऐसे फॉल्स कंप्लेंट्स पर एक लगाम लगे। पर इन फॉल्स कंप्लेंट के आधार पे हम जो सर्वाइवर्स हैं उनकी जो एफआईआर्स हैं उनको हमको डेफिनेटली एक सेंसिटाइजेशन जो मामला है, जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, उसको हमें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ बैठ के और एक मास लेवल पर उसको ले जाना चाहिए, ताकि उस जेन्युइन जो विक्टिम्स हैं उनका जो फेथ है वो इस इंस्टीट्यूशन में और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में रेस्टोर हो सके और वो खुले तरीके से अपनी बात कह सके, बिना झिझक के, बिना डर के, बिना किसी शर्मिंदगी के। चलिए ठीक है, हमारा आज हमारे पिछले कल से बेहतर है और उम्मीद करनी चाहिए कि इस दिशा में भी, इस मामले में भी आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।